Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं आज तक ना सारे लोगों को शायद जज करती थी और मैं क्वेश्चन करती थी कि ये पानी की बॉटल लेके क्यों बैठे हुए हैं, कभी किसी कलर की, कभी किसी उसकी, और जो हमारी टीम भी में डिफरेंट लोग होते थे वो भी लेकर आ रहे होते थे, बड़ी क्यूट क्यूट। तो मैं कहती थी इसका क्या फ़ायदा भाई, उठ के पानी पी लो जाके, व्हाट्स द बिग डील, हाउ डज इट हेल्प यू? बट समटाइम्स यू शुड जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग टू डिसाइड ऑन योर ओन कि वो वाकई यूज़फुल है या नहीं है, या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। कल कुछ ऐसा करना हुआ कि मैं पानी की इतनी बड़ी एक जो 1.5 लीटर की बॉटल होती है वो लेके बैठी, एंड देन मैंने सोचा अब मैं बैठी हूँ तो आई मस्ट फिनिश दिस बॉटल। तो मैंने पानी तो नहीं ख़त्म किया पूरा, लेकिन मैंने आधी बोतल पी ली। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके इसका क्या फ़ायदा है, बिकॉज़ वो मेरे करीब थी तो आई केप्ट ड्रिंकिंग, और क्योंकि मेरे सामने थी तो मुझे याद आता रहा, और तो मैं हर थोड़ी देर बाद ना मुझे सारी इंस्टाग्राम की पोस्ट और सारे आर्टिकल्स के पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। मैंने कहा मैं पीती गई, तो फिर मैंने कहा ओह, और आज मैं बॉटल लेकर ऑफिस आई हूँ वही वाली। तो मैंने कहा अच्छा, सो मैं कन्विंस हो गई। तो मैं ये बताना चाह रही थी। आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन आप प्लीज़ अपनी बॉटल बदल दें, क्योंकि ये तो आप नहीं दिखा सकती आगे, जो है ना, मतलब जो लोग इंस्पायर जिनसे आप हुई हैं, वो सब आपने खुद कहा ना, क्यूट-क्यूट बॉटल्स और मज़े की बॉटल्स लेकर आते हैं, तो फिर आई थिंक यू नीड टू अप योर स्टाइल गेम हियर राबिया। सो द सेकेंड इशू विद मी इज़ दैट कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बस जाती है ना, जैसे ये वाली चीज़ थी। अब दूसरा ये, नहीं वो पानी उसमें डालो, कौन डालेगा, और वो पता नहीं क्या टेस्ट आएगा। नहीं, मैं तो ओरिजिनल बॉटल से ही पी रही हूँ, मैं खरीदूँगी और उसी से पी लूँगी और उसी में रिफ़िल करती रहूँगी। आई नो इट साउंड्स सिली, इवन व्हेन आई एम सेइंग इट, आई एम साउंडिंग सिली टू माई सेल्फ, बट हाँ, ये मेरा एक जर्नी होगा इस चीज़ को ओवरकम करने का। बिल्कुल, आपका एक जर्नी है, हम सबका जर्नी है, और मैं आऊँगी तो आपके लिए एक बॉटल ले आऊँगी ज़रूर, और बॉटल भी अगर आप लेंगी तो प्लास्टिक की नहीं लीजिएगा, स्टील वाली लीजिएगा। और फिर वो कहीं भूल जाओ, फिर एक मसला, फिर इट इट्स जस्ट सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। आई एम जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। उसके ऊपर लिखते हैं राबियास, RABIA apostrophe S, so whoever sees it will know. या आप बताएं आपकी तरफ क्या हो रहा है? I'm just looking forward to the weekend. I don't know, this week has been really, really busy. And पता नहीं हमें छुट्टियां मिल रही हैं, आई थिंक बीच में किसी टाइम पे कल राबिया बता नहीं थी छुट्टी मिलेगी। एग्जीक्यूटिव डिसीजन जब वहां से आएगा ना कि छुट्टी कब मिल रही है, तो फिर हमें पता। You are such a drama queen. Seriously. You are a drama queen, okay? सब बात क्लियर हो चुकी है, ऐसे ड्रामे करी है शाजिया। नहीं, लेकिन फिर भी आफ्टर आई स्पोक टू आई रियलाइज कि अगले हफ्ते मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो ऑफ होगी, घर पे बैठी हुई होगी, और मैंने बड़े आराम से राबी से कह दिया हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ये करना है, हाँ ड्रामा कब करना है, ठीक है हाँ मैं कर दूंगी, हाँ ठीक है काम चलता रहेगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मंडे से सबके सब घर पे, नीचे नेटफ्लिक्स चल रहा होगा, ऊपर गाने चल रहे होंगे, जो आपके साथ आपकी बिल्डिंग में हो रहा होता है ना, वो मेरे साथ घर में हो रहा होगा। सो चलो एनीवे, तो ठीक है, उन सबको कदर आएगी ना कि हमारी मदर जो है वो काम कर रही है, दे ऑल वैल्यू यू मोर। आई होप सो, और दे विल बी आस्किंग मी व्हाई आई एम अ वर्कaholic. ओके, सो हमारे पास 4 ड्रामे हैं। वी हैव पामाल, वी हैव कफील, नीली कोठी एंड फासले का छोटा सा मिनी रिव्यू। Yes, Fastly Rabia will do. Unfortunately, I have not watched it yet. I plan to, लेकिन मैं राबिया के रिव्यू बड़ी गौर से सुन रही होती हूँ ताकि फिर मैं आगे के एपिसोड देखूँ। तो पहला कौन सा ड्रामा है जो आप करना चाह रही हैं? Let's start with नीली कोठी। तो ये 2 एपिसोड्स मुझे नीली कोठी की बहुत बहुत बेहतर लगी। मुझे लगा कि अब इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि उन दोनों को जॉब मिल गई है, तो आई एम क्यूरियस कि अच्छा आगे क्या होगा, इंटरैक्शंस कैसे होंगे, डायनामिक्स किसकी तरफ जाएगी, क्योंकि जैसे हम दोनों बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा, ज़ारा थोड़ी-सी ना उसका दिल इमोशंस पे खेल रहा है। शहीर तो प्योरली इसलिए गया है कि मुझे पैसे लेने हैं या मुझे कोठी चाहिए या मैं अपना हक वापस लूँ। तो दोनों की ट्रीटमेंट बड़ी डिफरेंट होगी, उन दोनों का आपस में क्लैश हो जाएगा या नहीं होगा। सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड दैट आउट। हाँ, and the strange thing is that I didn't know Shahid liked Zara. I thought that him and Sarah had something. तो यहाँ शहीद का एक डार्क मुझे लेयर नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली फायदा उठा रहा है जो उसके अब्बा की तरफ से आ रहा होगा, बिकॉज देयर खालू इज आल्सो लिटिल बिट लाइक दैट, कि ठीक है उसकी नजर है पैसों के ऊपर कि नीली कोठी में से इनहेरिटेंस मिले, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारा को बेवकूफ बना रहा था, बिकॉज आई रियली थॉट देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम। बट देन मैं कैरेक्टर को नहीं ब्लेम करूँगी, मैं तो फिर स्क्रिप्ट को ब्लेम करूँगी, मैं ड्रामे को ब्लेम करूँगी कि आपने ये दिखाया है, बिकॉज़ हमें दोनों की साइड से लगा, सारा और शहीद की तरफ से, कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, लेकिन इट वाज़ अ शॉक जब हमें पता चला कि शहीद एक्चुअली ज़ारा में इंटरेस्टेड है। तो ये तो ड्रामे की स्क्रिप्ट में इशू है, बिकॉज़ मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि शहीद सारा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। मुझे लगा कि उसको पता, लाइक आई फेल्ट दे हैड एन अंडरस्टैंडिंग,
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग वो उससे पैसे मांग रहा था और वो हक जमा के वो घर पे भी रहने आ गया। तो ये तो एक बहुत ही अजीब सा ट्विस्ट हुआ एंड फेल्ट रियली बैड फॉर सारा। हाँ, आई फेल्ट रियली बैड फॉर हर। सो सारा को देखो बेचारी थप्पड़ खाकर आ गई वहां से, बट आई एम रियली हैप्पी दैट दे उन्होंने उस थप्पड़ को बहुत बड़ी चीज बनाया है, क्योंकि उसके बारे में जैद भी सोच रहा है एंड उसके घर वाले भी सोच रहे हैं। वो कह रहा है शही कि तुम वीडियो ला के दो तो फिर मैं उसको वायरल कर दूं, सीसीटीवी पे आया होगा। तो ऑल्दो आई डोंट अग्री विद दैट थप्पड़ एट ऑल एंड अलेना's कैरेक्टर सुपर सुपर नेगेटिव, बट आई लाइक द फैक्ट दैट दे हैव मेड इट इनटू अ बिग डील। अच्छा, मैं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाऊँगी। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज़ कि तुम ये कह रही हो। मैंने तो सबसे पहले सोचा कि शाज़िया बोली कि क्यों थप्पड़ आया? आई डोंट थिंक देयर वाज़ एनी नीड टू पुट दैट थप्पड़। मुझे लगता है कि क्या नाम है उसका? अलायना। मुझे नहीं लगता कि एलेना को इतना डार्क और इतना इरैटिक बनाने की ज़रूरत है। वो सही जा रही है, यू नो। सो एलेना सही जा रही है। वो ऑलरेडी इतनी टॉक्सिक है, वो ऑलरेडी इतनी वो है, तो थप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे मुझे यही इश्यू होता है। सही चल रहा है ड्रामा, तो उसमें ये एक्सट्रीम की छोटी-छोटी अननेसेसरी चीज़ें डालने की क्या ज़रूरत है? इससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। वो वैसे भी बुरी थी हमारे लिए, यू नो। वो उसको डाँट देती, सबके सामने बेइज़्ज़ती कर देती, मुझे नहीं लगता थप्पड़ की ज़रूरत थी। सो अनफॉर्चुनेटली कुछ ड्रामे होते हैं जिसपे मैं बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद करना छोड़ देती हूँ, एंड वन ऑफ देम इज़ गोइंग टू बी नीली कोठी। सो जहाँ मैंने अब कह दिया ना कि वो अननेसेसरली नेगेटिव कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर जो करेगा उसके ऊपर अगर ये लोग इफ दे मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, आई विल से थैंक गॉड एट लीस्ट दे आर नोटिसिंग इट इन द ड्रामा। सो फॉर मी आई थिंक दैट्स व्हाई द थप्पड़ वाज okay, she did it, but thank God they've reacted at least to it, क्योंकि of course this shouldn't have happened. अब जो लैपटॉप लेकर गई, it was so typical. We've seen it in so many different dramas. किस तरह की कोई हरकत करेगी, कर ली, पता नहीं आजकल लोगों के लैपटॉप के ऊपर पासवर्ड्स क्यों नहीं होते। अच्छा, वो भी जो आके उसने चेंज किया जब वो कर रही थी और फिर उसको खुद ख़्याल भी नहीं आया। मैं सोचूँ कि जब आपके टीचर ने बोला, जब आपको ज़ैद बोल रहा है, तो उस वक़्त भी ज़ारा को ख़्याल नहीं आया कि लास्ट तो वही थी, जब वो आपकी पिक्चर अपलोड कर सकती है और आपको इस तरह बदनाम करने की कोशिश कर सकती है, जिसको आपकी एहसासात का ख़्याल नहीं है। तो उसने लास्ट बंद किया था, डेफ़िनिटली उसने कुछ किया होगा, तो उसको बिल्कुल ख़्याल नहीं आया। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल वो लगा, जो वो रिक्शे में भूल जाती है। ठीक है, आप भूल गई, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, लेकिन पूरे 24 घंटे गुज़र गए, आपको याद ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट वाज़ टू अनबिलीवेबल कि आपको याद ही नहीं आया कि लैपटॉप आपके पास था। वो मेरे लिए ज़रा-सा ओवर था। बट फाइल फोल्डर सब साथ होते हैं ना, कभी एक चीज आप भूल जाते हैं एंड देन बाकी शी वाज बिजी, बट चलो भूल गए, 4 लाख का लैपटॉप गया। नहीं, तो बाद में याद तो आ जाता 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ऐसा क्या कि आपको याद ही नहीं आया? क्योंकि ऐसा मतलब थोड़ा-सा मुझे लगा कि ओवर है। येस, दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई। वो अपनी दोस्त से भी कहती है कि मेरे घर में परेशानी हो गई थी, मैं इतनी परेशान थी, ये था, वो था। बिल्कुल थी, आप सब था, लेकिन आपको थोड़ी देर तक बाद याद आ जाता है, रात को याद आ जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी अजीब-सी चीज़ थी कि उसको याद ही नहीं आ रहा, यू नो। कोई छोटी चीज़ होती तो मुझे समझ भी आती। अच्छा, ये देखो एक और अजीब चीज जो ये कि अलैना के अम्मा अब्बा आ गए रिश्ता लेने के लिए, शादी करने के लिए, और जैद को पता ही नहीं कि वो घर में बैठे हुए। आई डोंट नो व्हाई, बट अलैना में वो इनसिक्योरिटी है क्योंकि वो देखती है कि इनका आपस में जो उनको साथ करना था प्रोजेक्ट या जो भी करना था डेटा एंट्री अपने प्रोफेसर के लिए, उसने वो देखा, उससे जल्दी से अपने अम्मा अब्बा से कहा फौरन आ जाए। एंड देन देयर वाज समथिंग वेरी बिग दैट ही हैड टू से, बट एवरीवन इज ओके दैट ही डिडंट से इट। वो उन्होंने उसपे कुछ पर्दा डाल दिया, वो हो गया, जो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक लड़की को पसंद करते हैं, एक लड़की के साथ इतनी देर से इन्वॉल्वड हैं, आपने उसको अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत नहीं बताई हो, तो वो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। दूसरा, मुझे ज़ैद की नहीं समझ आ रही, क्या वो वाक़ई इस लड़की से प्यार करता है या उसको ज़ारा में भी इंटरेस्ट है? बिकॉज़ दे आर अजीबो-गरीब से ना वो सेंटेंसेस हैं, जुमले जो मुझे नहीं समझ आती। लाइब्रेरी में बैठा होता है तो वो कहता है कि पता नहीं तुम क्या मुझसे ओवरवेल्म हो रही हो? कोई ही सेज अ वर्ड सेंटेंस लाइक दैट। आई वाज़ लाइक व्हाई वुड यू से दिस टू हर? फिर जब उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है उसको अंदर डाँट पिटने के बाद प्रोफ़ेसर से, तो वो कहता है सारी उम्र के लिए थोड़ी तुम्हारा हाथ पकड़ा है। आई एम लाइक व्हाई? So you're right, actually, because he's sort of flirty with Zara in the library. I noticed that too. और उससे 2 सेकंड पहले वो अलैना से कह रहा था कि जहन्नुम में भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही होऊंगा, which made me feel okay, he does like her. Otherwise, and they, you know, they have an understanding between them. They will get married. But फिर यहाँ वो Zara के साथ थोड़ा सा, it was beyond just being nice. He was pushing the limits a little bit for me. आई डोंट थिंक दैट ज़ैद और एलेना के दरमियान कोई भी केमिस्ट्री या मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि
मतलब फिर आपको आपका दिल नहीं चाह रहा ना वो रिलेशनशिप देखने का, फिर वो बहुत फेक लग रहा है जो ज़ैद उससे बातें कर रहा है कि मैं जहन्नुम भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, नहीं, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता, मैं तुम्हारा हूँ। वो मुझे मतलब उसमें कोई फ़ील ही नहीं आ रही है, कुछ तो कनेक्शन हो। मुझे तो बस वो बात अजीब लग रही थी, पहले भी जब उसने तस्वीर खींच के डाली थी सोशल मीडिया पे, अभी भी जब उसने थप्पड़ लगाया कि किसी छोटे बच्चे को मना नहीं करते, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, दिस इज नॉट राइट, यू शुडंट हैव डन दिस। मतलब रिएक्शन ज्यादा बड़ा बाद में ही वाज थिंकिंग अबाउट इट, बट उस वक्त उसका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। तो या तो जैद है ही धीमी मिजाज का, वो नहीं ज्यादा इस तरह रिएक्ट करता, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अ बिगर रिएक्शन, स्पेशली विद द सोशल मीडिया थिंग। I feel the drama has a lot of potential, the story seems interesting, लेकिन समथिंग इज़ लैकिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट, जिसकी वजह से ना ड्रामे में वो अट्रैक्शन मुझे फ़ील नहीं हो रही जो मुझे फ़ील होनी चाहिए। मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मज़ा मुझे आना चाहिए, और मुझे ये भी लग रहा है कि परफॉर्मेंसेस कुड हैव बीन मच मच बेटर। आई फ़ील द केमिस्ट्री, द डायनामिक्स बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अब वो क्यों है, उनकी आइसोलेशन में शूट्स हुई हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम नहीं गुजारा, या अगर आपको पहले ही पता है कि ये लड़की के साथ ही दूसरी लड़की के साथ मेरा ट्रैक चलेगा, या ये तो इधर से नहीं उधर से होगा, तो actors are also not paying that much attention. Yeah, I don't know what it is, but there is something that's missing in this drama. Okay, so I'll tell you what I feel is missing. मुझे कहानी का जो प्लॉट्स है ना, मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि ये एक हवेली है जिसमें ये लोग सब रहते हैं। अब वो दो खानदान के लोग ही वहां आ गए हैं, इन लोगों को नहीं पता, और दोनों काम कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन एंड एंटरटेनिंग। इस प्लॉट के अंदर एक तो क्योंकि आप इतना फास्ट पेस रख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ह्यूमर कहीं डालना चाहिए था। एंड योर राइट परफॉर्मेंसेस एंड द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, एग्जैक्टली, आई थिंक यू पुट योर फिंगर ऑन इट, कि सबकी अलग अलग शूट हुई है। क्या हुआ है कि वो एक जेल नहीं कर रहे एक साथ सबके सब एज अ फैमिली दैट वी वांट टू सी ऑन स्क्रीन। अच्छा, फिर देखिए जब ड्रामा आता है ना तो ड्रामे की एक थीम होती है, जैसे हम आजकल बात करते हैं कि ड्रामा में कलर पैलेट होता है, ड्रामे के एंगल्स बड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें ड्रामा मतलब एक क्लियर पिक्चर आ रही है स्क्रीन पे, एकदम से धुंधला सा वाइब आ गई, यू नो, एंड यू लाइक इज शी ड्रीमिंग। जैसे वो सीन था बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जैद के जो पेरेंट्स हैं अतीका ओटो एंड उस्मान पीरज़ादा के दरमियान जो सीन था, वो इतना इतना फॉग टाइप वो जो उन्होंने इफेक्ट डाला हुआ था, आई थॉट शायद वो कोई पास्ट की चीज़ बता रहे हैं, शायद वो याद करें, शायद 4 दिन पहले उनकी बात हुई थी, बट वो रियल टाइम में दिखा रहे थे। तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि स्क्रीन जो है वो चेंज क्यों हो रही है इतनी, एस्थेटिक्स एक जैसे ही क्यों नहीं रह रहे। अगर आप जैसे पास्ट होता है या कोई एक ख़ास किस्म का ट्रैक होता है, उसको आप एक डिफरेंट एस्थेटिक से डालते हैं, लेकिन ये तो एक नॉर्मल आपके सीन बाय सीन चल रहे हैं ना, तो उसमें वो एकदम से वो अजीब सा क्यों हो जाता है, इतना डूई किस्म का, उस पे फॉग सी आ रही है, उस पे धुंध सी आ रही है, ड्रीमी किस्म का, जो ड्रीमी है नहीं एक्चुअली, बट वो इफेक्ट आ रहा है, अच्छा, सॉरी, आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम नीली कोठी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो इतने ज्यादा अकबर अली जो हैं इतनी इंसिस्टेंट क्यों हैं कि वो पूरी हवेली, सारी जायदाद, प्रॉपर्टी जो है वो जैद के नाम पे करें। इफ जैद इज अडॉप्टेड, ओके, और इवन इफ ही इज नॉट अडॉप्टेड, ही इज नॉट द ओनली इनहेरिटर ना, देयर आर अदर्स आल्सो जो वो आ रहे हैं, अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करेगा, अब जैसे शहीर। तो वो क्यों इतने अगेंस्ट है, ये आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस, सो आई थिंक द ड्रामा विल होपफुली शो दैट। तो यही तो मिस्ट्री है, यही तो कहानी है, पता चलेगा अभी आगे जाके ना। जैसे इस बार भी उसने ज़ारा ने बताया कि मैं अम्मी के साथ गई थी, उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला, वो बाहर भी मिलने नहीं आए। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें बता रहे हैं, रियल रीज़न क्या है वो आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि he seems like a nice person, so why would he do that, you know, because actually तो सबका हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट ड्रामा शाज़िया? Yes, you want to do कफील और पामाल? व्हिचएवर वन आप चूज़ कर लें। Okay, let's do पामाल। ओह गॉड! बहुत इमोशनल एपिसोड थी, बट आई ऑल्सो लव द वे दे कैप्चर्ड ईच एंड एवरी इमोशन। जब वो उसको तैयार कर रही होती है, वो कहता है कि हम लास्ट डेट पे जाएँगे। एक तो इतना अनप्रेडिक्टेबल था, आई डिडंट थिंक दैट ही वुड से दैट, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो एकदम से मुझे लगता है पामाल की ये चीज़ है कि जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो आपको फेंक देता है आपकी तरफ, और आप सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ओह! ये तो हम नहीं सोच रहे थे। तो जब उसने कहा, तो बट देन आई आल्सो फाउंड दैट समथिंग वेरी 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 कम्फर्ट नॉट कम्फर्टिंग, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी नाइस, उससे एक बड़ी आपको समझ आ रही है कि हाँ, वो जा रहा है, वो चाहता है कि मैं जाने से पहले अपनी बीवी के साथ, और फिर उसने बोला तुम्हारी पसंद के कपड़े, तुम्हारी पसंद की जगह।
टू मी इट वाज़ लाइक कि जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं कर सका, अब मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए वो करना चाह रहा हूँ, यू नो? एक्चुअली राबिया उससे बिल्कुल पहले जो है ना मल्लिका की अम्मी और रज़ा की बात हुई थी, जो बहुत ही सैड लेकिन इट वाज़ आल्सो वेरी आई ओपनिंग कन्वर्सेशन जिसमें वो कहती है तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? तुम किस बात से परेशान हो? और वो कहता है मुझे मौत से खौफ आ रहा है। एंड फिर उन्होंने कहा कि देखो 2 चीज़ें, एक तो ये कि तुम अपनी ज़िंदगी मरने से पहले जियो, मरने से पहले ही तुमने जो है ना गिव अप कर दिया है। एंड सेकंडली कि अल्लाह मियाँ ने तुम्हें ये तौफीक अता की है कि तुम सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकते हो जाने से पहले, जो बहुत सारे लोगों को नहीं होता, विच इज़ व्हाट रज़ा इज़ डूइंग। रज़ा मलिका को भी देख रहा है कि वो सही है, हादिया भी सही है, अपने घर के सारे अरेंजमेंट जो है वो सही तरह कर रहे हैं। तो आई थिंक उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि व्हाई एम आई प्लानिंग माई एंड बिफोर इट्स ओवर, तो इसलिए मे बी उसने सोचा कि मैं जाऊँ इसके साथ एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा, और कर लूँ हिम्मत करके। यू आर राइट, मैंने ये दोनों चीज़ें कनेक्ट नहीं की थी, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि वो जो कन्वर्सेशन, एक तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो सोचता है कि मैं जाऊँ। बट ये हुआ कि वो कहता है मलिका से तुम अपने पसंद के कपड़े पहन के जाना, लेकिन मलिका बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई होती जब जाती है, वो मुझे थोड़ा-सा ऑड लगा था। आई नो शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग बिकॉज़ रज़ा पूरा तैयार हुआ, लेकिन मलिका बिल्कुल तैयार नहीं हुई, वो सिंपल ही जा रही थी, वो मुझे ऑड लगा। लेकिन वो जो उसकी माँ के साथ बात थी, वो बहुत खूबसूरत बात थी, और मतलब आई लव द वे ह्यूमन इमोशंस को सामने लेकर आए कि एक इंसान है और ये कॉन्वर्सेशन कोई करता नहीं है कि आपको मौत से क्या डर लगता है, आपको मौत आने वाली हो तो आप क्या सोचते हैं, और रज़ा ने वो सब चीज़ें सम अप कर दी हमारे लिए, तो मुझे वो इतना खूबसूरत लगा। एंड उसको सुनकर ना कुछ गूज़बम्प्स आ रहे थे आपको। Also because I actually thought कि अम्मा क्या जवाब देंगी इसको? What is she going to say? तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। वैसे तो मुझे गीती से बिल्कुल मैं एग्री नहीं करती हूँ, बट वहाँ उन्होंने सही मोस्टली सही बातें की उन्होंने, यू नो। लेकिन मुझे गुस्सा भी आता है गीती पे, मैंने कहा दुनिया इधर से उधर चेंज हो जाएगी, गीती का रोना नहीं खत्म होगा। फिर बैठी रो रही है कि मैंने सोचा था कि मेरी बेटी के साथ नहीं हो, उसकी भी यही किस्मत। मैंने कहा ओ भाई प्लीज़ पे अटेंशन टू मलिका, शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नो। तो वो थोड़ा-सा आई आल्सो फील कि गीती का भी एक चेंज दिखाना चाहिए था, उसकी भी एक लर्निंग दिखानी चाहिए थी, जो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही है। बिकॉज़ इसी कन्वर्सेशन में मल्लिका और गीती की, मल्लिका ने भी, आई वाज़ आल्सो फीलिंग लाइक दैट टुवर्ड्स गीती, लेकिन मल्लिका ने भी एक बात करी, शी सेड कि मैं जितनी वक़्त मैं उनसे मोहब्बत तो बहुत करती हूँ, जो बहुत खूबसूरत चीज़ थी, बिकॉज़ जो हम सब हमेशा कह रहे थे कि रज़ा बहुत बुरा था, एंड व्हिच वी एग्री इवन टुडे कि रज़ा वाज़ वेरी डिफिकल्ट एज़ अ हस्बैंड विथ हर। लेकिन मल्लिका ने कहा मैं मोहब्बत हमेशा करती थी, लेकिन मैं कोसती रहती थी, मैं अनहैप्पी रहती थी, मेरे दिल में एक मलाल रहता था, तो मे बी अल्लाह मियाँ मुझे उसके लिए सज़ा दे रहे, बिकॉज़ जब आपके ऊपर कोई इस तरह की कैटास्ट्रॉफ़ी होती है, आप हमेशा हमेशा सोचते हैं, अल्लाह मियाँ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो वो एक्चुअली काफ़ी खूबसूरत कन्वर्सेशन थी। अच्छा शादिया, मुझे लगा वो जो कन्वर्सेशन थी बिटवीन मलिका एंड गीती बहुत प्रॉब्लमैटिक थी 2-3 लेवल्स पे। पहली बात, आई डू वांट टू अप्रिशिएट कि उन्होंने मलिका के जो सेंटिमेंट्स दिखाए, प्रॉब्ली यही हर इंसान सोच रहा होगा कि मैंने ये सब किया इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम गीती, उसको चाहिए था कि वो ये बात उसको डिनाई करती और बोलती कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी आज़माइश है। लेकिन गीती ने तो शुरू ही उधर से किया कि मैंने सारी ज़िंदगी दुआएँ माँगी, ये नहीं हो, लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तो गीती ने भी शिकवे से ही स्टार्ट किया। तो वो जो आपको एक होप, एक वो चीज़ देनी चाहिए थी, वो आपने नहीं दी। पहले आप नेगेटिव पे आई, फिर एकदम से कन्वर्सेशन चेंज हुई और दोनों शुक्र अदा करने लगी या पता नहीं कुछ कहने लगी कि हमारी किस्मत का है। तो मुझे उधर से ना तो कनेक्शन समझ आई कन्वर्सेशन की, आई फेल्ट द स्टार्टिंग, द मिडल एंड द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन वाज़ कंप्लीटली डिसजॉइंटेड। सेकंड, आई फील कि अगर मलिका की ये बातें आप कहलवा रहे हैं, somebody really needed to emphasize कि no, this is not the reason, and when you were complaining you were right, because आप मलिका की सारी प्रॉब्लम्स को आपने इनवैलिडेट कर दिया as far as I'm concerned। क्योंकि मैंने शिकवा किया कि मेरा मियाँ मुझे जीने नहीं दे रहा, मेरी पर्सनालिटी को दबा रहा है, मुझे साइकोलॉजिकली इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, मैं बेटी को भूल गई तो उसने मुझे पिक करना भूल गई तो उसने मुझे इतना मसला किया, मेरी ज़ात को डिनाई कर दिया है, तो मेरे वो सब शिकवे गलत थे। नो, यू कैन नॉट से दैट, द होल थिंग वेंट अगेंस्ट योर मैसेजिंग। अगर आपने एक बात कहनी थी, एक ह्यूमन इमोशन है, उसको आप काउंटर इस तरह कर देते कि ये था, लेकिन कोई ना कोई आके उसको ज़रूर बोलता कि उस वक़्त जो तुम सोच रही थी, वो तुम्हारे प्रॉब्लम सही थे, या मलिका खुद से बोलती, या मलिका को ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे तो वो कन्वर्सेशन एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक लगी। You know, I think she said something in the end, and since I can't remember, क्योंकि when it started off, you're right, it started like this, लेकिन जब end हुआ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी गीती की
दिमाग में कॉन्वर्सेशन में थोड़ी सी लॉजिक आई थी। शाज़िया उन्होंने ये कहा था कि या ये हमारी किस्मत की आज़माइश है, हमें इसको सब्र से करना है, समथिंग टू अराउंड दैट, बट नथिंग अराउंड द फैक्ट कि नो, मलिका के ने जो-जो शिकवे किए उसमें से 90% या 100% वो शिकवे सही थे। मतलब आपने पूरा एक जर्नी दिखाया जो आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कपल्स को, हस्बैंड एंड वाइफ को, कि बीवी या औरत की ज़ात को आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। आपने तो उसको सारे को मुझे लगता है कि नेगेट कर दिया। फिर गीती ने जो जाके किचन में बोला, उसको मुझे I just felt okay. I love Pamal, but in this episode, my issue was I'm not invalidating what's happening to Raza and I'm not undermining it, but I feel there is no Malika. So what Raza was doing to Malika, I feel the script and us as audience are doing the same thing to Malika. Malika के क्या मसले हैं? Malika किस चीज़ से गुजरी है? Is it easy to see your husband dying? Is it easy to stand on your feet again after being completely crippled? तो कोई उस चीज़ को नहीं देख रहा है, and the drama is not talking about it कि माँ जाके अपनी बेटी से बोल रही है तुम उसका ख्याल रखो। भाई बेटी को भी तो थोड़ी सी तसल्ली दो, उसको भी तो स्ट्रेंथ दो। आई डोंट सी गीती गिविंग वन सेंटेंस ऑफ स्ट्रेंथ टू मलिका। Okay, so while I agree with everything you are saying, but I feel कि सबा कमर के reactions में कहीं कहीं जब उसने अनस को कहा कि तुम अब मत आया करो, तुम यहाँ नहीं आओ, तुमने बिल भर दिया, वो मना कर रही थी, I felt कि ये उसके दिमाग में चल रहा था अब ये भी एक बोझ मुझे लेना पड़ेगा, and I felt for Malika at that time. I felt that what they are doing with her, what Raza is doing, कि तुम उससे जो बैठ के बात भी कर रहा था पूरी कि चलो वो तो मुझे समझ आता है, ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट कि ये सब लोग होंगे यहाँ, हादिया बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं होऊंगा, बाकी सब यहीं होंगे, लेकिन बाकी जो भी वो मलिका से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो करे, हॉस्पिटल में भी हमने देखा कि वो अकेली मैनेज कर रही है उसको, अम्मा भी उसको ये करी। आई थिंक फॉर मी all that is pointing towards Malika. You have a lot to deal with, and that's what Raza is all about. That's what he's done his whole life. So although we have all our sympathies with him right now, but at the same time, Malika के दिमाग में जो चल रहा है ना, maybe if you feel it, the drama is not saying it. I feel the drama is showing it that Malika has a lot to handle and she's doing it all alone. And probably that's the life story that the writer wanted to show. She had to be strong where she didn't want to be strong. Okay, मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था, तुम सही कह रही हो, but I would have liked to see the drama talking more about it, not just showing it, because मुझे ना ड्रामा ये दिखा रहा हो सकता है, लेकिन मुझे ये कॉन्वर्सेशंस ऑडियंसेस में नहीं नज़र आ रही शाज़िया। आई हैव नॉट सीन पीपल टॉक्ड अबाउट दैट, सो देन आपका मैसेज शायद सही तरीके से नहीं पहुंच पाया है ना। दिस इज़ माय कंसर्न कि मैं कहीं से भी नहीं ये बात कहूँगी कि हम रज़ा के लिए फील नहीं करें। रज़ा, मुझे लगता है कि रज़ा का एक स्ट्रगल, देयर टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू चैलेंज सेम है, बट उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। रज़ा के अपने इश्यूज़ अपनी चीज़ें हैं, रज़ा का दुःख अपना है, बट मलिका का दुःख भी है और मलिका का अपना दुःख है। टू एक्सपेक्ट कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए जैसे, और वो सब कुछ सीख ले जैसा कि रज़ा एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसकी माँ भी उसको कह रही है, वो मुझे मलिका के कैरेक्टर के साथ थोड़ा-सा ना अनफ़ेयर लग रहा है। एंड आई वुड हैव लाइक्ड कि ड्रामा इस बात की बात करता कि हम कहीं न कहीं से और ज़्यादा इसको एम्फसाइज़ करता कि हम औरत के साथ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो किस ट्रेजेडी से गुज़री है। वी जस्ट वांट हर टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी से बस बहुत रोना हो गया, अब खड़ी हो और काम करो। I feel, Rabia, you are right in that कि conversations नहीं हो रही हैं, लेकिन I also feel that मलिका जैसी औरतें, and मलिका ने अब क्वाइट हो गई है, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। जब वो बात जो वॉइस ओवर होता है ना, वॉइस ओवर शायद ये बता सके, क्योंकि जब वो गिरता है, नहीं, जब वो दरवाजा नहीं खोल रहा होता बाथरूम का, एंड देन फाइनली वो खुलता है, एंड देन द नेक्स्ट सीन इज शी इज ड्राइविंग टू पिक अप हर डॉटर, और फिर वो रोकती है गाड़ी और वो रोती है। And again, that showed how much this woman is going through, and she can't even show anyone. फिर वो कहती है मेरी 9 साल की बच्ची उस टाइम पे बड़ी हो गई। फिर वो दिखाते हैं कॉन्वर्सेशन हादिया की और रजा की, जिसमें हादिया कहती है आप जा रहे हैं तो हमें भी साथ ले जाएं जब सबको जाना ही है तो। एंड अगेन मलिका इज क्राइंग इनसाइड, there's nothing, because आपको पता है एक इंसान तो जा रहा है and you have to be the support for that person. So whoever it is, and maybe राबिया, मुझे ये भी लगता है क्योंकि मलिका को इतना जज किया है लोगों ने पहले भी when she was younger, कि अगर मलिका का ज्यादा अफसोस भी दिखाएंगे, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मे बी शी विल बी जज फॉर दैट। नो, तुम सही कह रही हो, ड्रामा दिखा रहा है, बट कहीं मे बी एक दो डायलॉग्स हो जाते हैं या कुछ हो जाता है जो वर्बली इस चीज़ को करते, तो मुझे लगता है ज़्यादा, जैसे मुझे जो फील हुई तो शायद वो चीज़ फील नहीं होती, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि हम सब बात करें रज़ा रज़ा रज़ा, बट एज अ सोसाइटी आई फील इट्स अनफेयर टू अ फीमेल के
उसकी ट्रेजेडी को या उसके जर्नी को हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, बट तुमने उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और तुम्हें लग रहा है कि ड्रामा इन अ डिफरेंट वे वो शो कर रहा है. सो यस, देयर आर टू POVs and we could both be right. And I think the drama will show later. It is just that the Malika that we see in the voiceover is so calm and collected. एंड बिकॉज वो अब पिछला बयान कर रही है कि मुझे लग रहा है कि उस वजह से शायद मलिका की फीलिंग्स थोड़ी सी हमें कम सिंपैथी फील हो रही है, क्योंकि हमें लग रहा है ओके शी इज इन अ बेटर प्लेस नाउ. अच्छा, आई फील अ लॉट फॉर मलिका, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होता है. एंड आई विल कम बैक टू दैट बोट सीन. एक तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा क्या यही वाकई यहाँ दिखाएंगे कि रज़ा की यहाँ पे डेथ हो जाएगी. फिर उन्होंने वाकई दिखा दिया. तो आई वाज लाइक, एक तो मुझे लगा कि इट वाज एस्थेटिकली वेरी नाइसली डन एंड इट वाज अ गुड कनेक्शन. इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था, थोड़ा पोइटिक हो गया. देन शाज़िया, मैं एक सोच रही थी कि सबा कमर कैसे परफॉर्म करेंगी वो सीन. वो इतना खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया है, और जिस तरह उनके एक्सप्रेशंस आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं और फिर वो इतना रोती हैं. बहुत बहुत खूबसूरत सीन उन्होंने परफॉर्म किया है. बिकॉज मुझे लग रहा था कि सोचो कि समंदर के दरमियान में बैठे हैं आप बोट पे, एंड यू हैव टू गिव दिस सीन विद ऑल योर इमोशंस आर कमिंग आउट. और मतलब आप इतना ज़्यादा उस एक जगह होती है, एक सॉलिड ग्राउंड होता है ना, फिर भी आपको एक सपोर्ट की फील होती है. लेकिन आप तो बिल्कुल खुले में बैठे में आपको कुछ, अब हाउ डू यू ट्रिगर योरसेल्फ, हाउ डू यू मेक योरसेल्फ कम इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड आई रियली एडमायर हर फॉर डूइंग दैट. यस, इट वाज रियली ब्यूटीफुली डन. एंड उनके क्लोजअप्स आए थे एक्सप्रेशन के, एंड यू आर राइट, पहले एक एक्सप्रेशन था, उसके बाद फिर दूसरा एक्सप्रेशन आता है, लाइक द रियलाइजेशन that he's gone, वो आता है साथ में. So it was very beautifully done. I also wanted to say कि रज़ा का makeup throughout has been amazing, क्योंकि वो आहिस्ता 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 from the moment that he started getting, जब उन्होंने पानी निकाला, उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद भी जो आंखों में हल्के पड़े हुए थे, फिर वो बढ़े थोड़े से, एंड देन दे शोड के पेट में पानी. तो जो भी उन्होंने सिम्टम्स बताए थे वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दिखाए भी, which was really horrifying and disturbing to watch. And it was horrifying for him, which is why we felt it too, because Raza was feeling like that. और बहुत अच्छे से उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर किया है, विच द ड्रामा मस्ट बी अप्रिशिएटेड फॉर, कि जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं, फिर जब जब वो सोचते हैं, बात करते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा था. एंड उन्होंने पूरा हमें दिखाया, एंड वी वर वेटिंग कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा. तो ऐसा जर्नी था जिस पे आपको इमोशनल फील हो रहा था, लेकिन ड्रामा ड्रैग नहीं लगा मुझे कहीं से भी. Yes, and I did, although like what you're saying, मैंने ये सोचा 2-4 मर्तबा during the entire episodes, both of them, कि बहुत heavy तो नहीं हो रहा. Did the makers actually question themselves कि are we making this too heavy? Should we make it a little more watchable? I wasn't sure, but I felt क्योंकि कहानी इस तरह जा रही थी, रज़ा का कैरेक्टर ऐसे जा रहा था, मलिका की इतनी intense relationship थी, this is the way it had to be. What did you think of the conversation जो रज़ा रात में उससे पूछता है कि मेरे जाने के बाद क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? राबिया, वो जो आपने मेंशन किया था, मुझे आप ही याद आई, because of course that is what was, I think that was one thing in the back of his mind जो उसने कहा हादिया के ऊपर, लेकिन the other thing was also कि तुम जाके मुझे ही चूज करोगी. और वो इतनी रिलेटेबल कॉन्वर्सेशन थी. मैंने इतनी दफा ये कॉन्वर्सेशन सुनी है, कभी मजाक में सुनी है, कभी सीरियसली सुनी है बिटवीन कपल्स, and that is what was at the back of his mind, and that is the question that he asked. So it was really really touching. I really want to talk about Anas. I think वो बहुत अच्छा था कि वो जो उससे कहती है ना कि मैं अपने हस्बैंड को एंड टाइम पे कुछ नहीं देना चाहती, तो तुम यहाँ नहीं आया करो, एंड देन वो एंगेजमेंट कर लेता है. ये कितना खूबसूरत दिखाया है, नॉन टॉक्सिक वन साइडेड लव, दैट वो उसको मलिका को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता, वो उसके लिए और मसले नहीं क्रिएट करना चाहता, एंड ही चूजेस टू गेट एंगेज. आई थॉट दैट वाज रियली नाइसली डन, एंड ऑफ कोर्स हारिस वहीद वाज अमेजिंग इन हिज परफॉर्मेंस. I have always said he's amazing. Anas is one of the heroes of the drama. I also liked it how Malika को जब दिखाते हैं कि इसकी घर में जो भी problems हो रही हैं, जब वो घर से बाहर निकलती है, she puts on this face and she just walks through the entire whatever she has to do during the day. चाहे उसको बच्ची को pick up करना है, चाहे उसको मंगनी पे जाना है, कुछ भी करना है, she will do it. And I think that is the inner strength of Malika speaking, which again जिस तरह हम कहते हैं कि हमें बुरा लग रहा है उसके लिए और वो ड्रामा दिखा नहीं रहा है, ड्रामा इस तरीके से भी दिखा रहा है कि एक औरत जो है
वो आई एम नॉट सेइंग आदमी भी करते हैं ये, and आदमी भी काफी स्ट्रांग बाहर से दिखा रहे होते हैं, लॉट ऑफ मेन वी सीन हु बीन थ्रू समथिंग लाइक दिस, बट यहाँ मलिका की कहानी है, एंड मलिका में जो स्ट्रेंथ मैंने देखी ना जब वो आई थी अनस की मंगनी पे, और जिस तरह वो स्माइल कर रही थी, मिल रही थी, वाज अमेजिंग। तुम सही कह रही हो बिल्कुल। एंड अगेन आई वांट टू मेंशन सबा कमर, आई वांट टू मेंशन उस्मान मुख्तार, आई वांट टू मेंशन हारिस वहीद। पहली जो मंडे को एपिसोड आई थी उसमें आई थिंक उसमें आई थिंक उस्मान मुख्तार की कितनी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, जब वो बिस्तर पे लेटे हुए उससे बात कर रहे होते हैं, ही क्राइज, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद जब मलिका बोर्ड पे बैठी होती है और जब वो बात कर रही है, वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। एंड हारिस वहीद जब वो मंगनी कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं अब तो तुम खुश हो ना, और जो वो लुक उनको देते हैं सबा कमर को, मलिका के कैरेक्टर को, तो आई थिंक दैट वाज लाइक ऑल दीज परफॉर्मेंसेस वर सो ग्रेट एंड सो इमोशनल टू वॉच। Totally. And Rabia, also the placing, direction wise, I think क्योंकि हम कहानियों की इतनी बात कर रहे हैं कि एक दफा वो जमीन पे बैठा हुआ था बिस्तर के आगे, फिर वो आके उसके बराबर में बैठ गई, वहां उन्होंने बात की, एक दफा बिस्तर में, एक दफा वो बाथरूम से बाहर नहीं निकल रहा, बैठा हुआ, बिकॉज ही वाज स्टिल डीलिंग विद द रियलाइजेशन। फिर जब उसने उनकी गेती की गोद में अपना सर रख लिया, वहां बात करी, फिर आपने क्लोजअप दिखाए। सो उस्मान मुख्तार हैड अ लॉट ऑफ क्लोजअप्स जस्ट लाइक मलिका, एंड they both had to perform and they had to emote all those feelings that the audience is feeling. So I think here again, the camera angles, the location, the places, the director was playing with everything, and the way he did it, it was beautiful. It got the reception and the way that we wanted to see it delivered. ट्रू, सही कह रही हो। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ कफील। Kafil is the new drama on the block. It has Umaira Ahmad, which a lot of people were waiting for कि उनकी कहानी काफी दिनों के बाद आई है, and Misam Naqvi, who is now, it's very interesting because Misam ने परवरिश किया है, मायरी किया है पहले, and now he is and Umaira Ahmad are coming together for a drama, so it's going to be a different feel. सो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि मीसम नकवी हैज़ बीन एडमायर्ड एंड टॉक्ड अबाउट फॉर हिज incorporation of today's themes and ideas, especially Gen Z को जो उन्होंने जिस तरीके से engage किया है, and we have to admit, we should admit and we should admire that उन्होंने अपने projects के through जो डायरेक्ट किए उसमें एक different kind of audience को वो ड्रामों की तरफ लेकर आए, especially परवरिश और मायरी से। इस तरफ मीसा में ठीक है, then there is उमैरा अहमद। Now उमैरा अहमद is this classic traditional राइटर जिनके ड्रामों की एक फील है, और वो मतलब आपको पता है कि छाप है ये उमैरा अहमद ड्रामे। सो दिस इज़ वेरी क्लासिक, दिस इज़ वेरी मॉडर्न, यू नो, गोइंग प्रोग्रेसिव। व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दैट्स व्हाट्स इंट्रीगिंग मी। क्या उमैरा अहमद की चीज़ में वो कुछ थोड़ा सा उसको अडेप्ट करेंगे और उसको उसकी क्लासिकनेस को रखते हुए वो एक नया ट्विस्ट भी लेकर आएंगे मीसम, या मीसम इस बार एक नया रास्ता लेंगे और बिल्कुल उमैरा अहमद को वैसे ही लेकर जाएंगे जैसे उमैरा अहमद चाहती हैं। और क्या उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट आज 2025 के एंड पे 2026 स्टार्ट होने वाला है, क्या उमैरा अहमद का जो एक क्लासिक एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, क्या वो ऑडियंस को कनेक्ट कर सकेगा, क्या वो कामयाब होगा? ये सब सवाल आते हैं मेरे जहन में। Hi, Rabia, and you know what? This is, I think, a challenge for Misam also because, like you said, we've seen him in something different earlier. लेकिन मुझे मजे की बात ये लग रही थी कि आपको एक ड्रामे में जब एक डायरेक्टर आता है ना, सही डायरेक्टर who has already dealt with sensitive scripts, so you see it here also. अब जैसे वो पीरियड ड्रामा था, उन्होंने वहाँ टीवी सेट रखा, उन्होंने घर ऐसा लिया कि वो पुराने जमाने की टाइलिंग थी उसमें, उन्होंने गाड़ी ऐसी ली जो जरा 90s की, वो कह रहे हैं, आई थिंक ही टोल्ड यू कि 90s का जमाना है, फिर जो थोड़ी बहुत ड्रेसिंग भी थी उसकी वो भी, एंड देयर वाज वन मोर थिंग which I felt was, yeah, even the रुमाल, वो जो रुमाल था, रुमाल पे लिखा तो वो एक पोएटिक टच डाल रहे हैं। झुमका, झुमका इज ऑल्सो समथिंग, ठीक है लड़कियां पहनती हैं लेकिन उस जमाने में ज्यादा पहना जाता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे 90s का नहीं, मुझे सारा, अगर आपने इतना ज्यादा डेटेड किया है तो मैं उसको एक्चुअली 80s का या लेट 70s का समझती ज्यादा। व्हाट डू यू थिंक? Completely agree. But I'm going to start with the positives and then I'll come back to your point. This is a positive because I like the poetic thing, but I just feel कि वो थोड़ा सा और पीछे जा सकते थे in the timeline, that's all. नहीं, मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है because it confused me. It made me question what's happening. एंड क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस एरा का मैं देख रही हूँ, मैं चीज़ों को उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रही हूँ। तो बिकॉज दे हैव नॉट क्लैरिफाइड
I'm getting confused. So I will start with the positives. I think the pace of the drama was interesting, was good. मैं bored नहीं हो रही थी in the sense I had my frustrations and questions and that challenged me. लेकिन मैं बोर नहीं हो रही, मुझे क्यूरियोसिटी थी, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओके. एंड बिकॉज प्रोमो से हमें पता था कि इमाद इरफानी इज़ द कैरेक्टर जिनसे इनकी शादी होगी एंड शी इज़ नॉट हैप्पी. बट वो कैसे होगा, वो क्यों होगा, एंड व्हाट इज़ द इशू दैट केप्ट मी वॉचिंग द ड्रामा. जो नए फेसेस आए, मुझे लगा फेसेस अच्छे हैं. ड्रामा ने फ़ौरन मेन थीम में जंप लगा दी. बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड जो मेन चीज़ है वो होनी थी वो हो गई है, ठीक है. तो वो देर नहीं लगा रहा है. 6 एपिसोड्स के बाद जाके उसकी शादी नहीं हुई ज़ेबा की. उसकी एपिसोड 2 के एंड पे ही शादी हो गई है. तो मुझे लगा कि उस हिसाब से आपने ऑडियंस को कहीं जाने नहीं दिया. यू लाइक ओके, नाउ यू आर इन इट, अब वॉच इट टू फाइंड आउट व्हाट विल हैपन टू ज़ेबा, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी. आई थॉट द परफॉर्मेंसेस वर रियली ग्रेट. कास्टिंग जो है वो, स्पेशली द न्यू फेसेस जो उस्मान का कैरेक्टर कर रहे हैं एक्टर अब्दुल्ला खान, मुझे वो एक अच्छी एडिशन, न्यू एंट्री लग रही है. तो कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल आप जो पहले देखते थे, जैसे ढोलक पे वो गा रहे हैं, वो एक पुरानी चीज़ होती थी जो मैं अब बहुत कम देखती हूँ. तो वो एक अच्छा नॉस्टैल्जिया का फ़ील आ रहा था. आई थिंक नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट बहुत हाई था उसके ऊपर, उसमें, उस ड्रामे में काफ़ी चीज़ें आपको देख के याद आ रहा था कि वो ऐसा होता था, या हमने इसका सुना है, या हमने देखा है इसका कुछ ना कुछ हिस्सा. तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगीं. आई रियली लाइक द वे द ड्रामा हैज़ स्टार्टेड, कि वो पूरी एक पढ़ रहे हैं, नज़म सी पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी थी. ऑल्दो वो जो लिखा हुआ आया है उसके ऊपर, शेर के ऊपर थोड़ी-सी डिबेट हो रही है. मैंने सर्च करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं पता चल सका कि वो गालिब का ही है या वो एक और शायर का नाम, मुझे नवीद समथिंग का शायद है वो कह रहे हैं. तो वो मैं क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज़ इवन गूगल वाज़ सेइंग कि ये बहुत से लोग गालिब से इसको एट्रीब्यूट करते हैं और बहुत बहुत से लोग दूसरे शायर से करते हैं. तो वो एक थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल चीज़ है. आई एम गोइंग टू मैसेज मीसम एंड फाइंड आउट, व्हिच आई कुडन्ट बिकॉज़ हमने ड्रामा कब अभी करना था. Okay, that's interesting because I just took it at face value. It is Ghalib क्योंकि आप ऑफिस में होंगी तो आई थिंक डिबेट हुई होगी. आई थॉट इट इज, एंड मुझे एक्चुअली वो बड़ी पोएटिक ओपनिंग लगी, एंड वो फहद मुस्तफा का नरेशन था बाय द वे जो शुरू में आया था. एंड देन वो जिस तरह वो एकदम से देन द कैमरा मूव्स टूवर्ड्स, वो कुरान की रेसिटेशन कर रहे थे उनके अब्बा, and then it moves forward to that's like your opening into the story that comes in. And you're so right, that feeling of nostalgia plus is Sanam Saeed and Imad Irfani को तो अभी हमने नहीं देखा है सच इतना, लेकिन छोटी छोटी सीन्स है. एक तो सनम एंड उस्मान, ओके, दे हैव अ ग्रेट, सनम एंड अब्दुल्ला, दे हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री गोइंग देयर, द ब्रदर सिस्टर. आई फील जब वो घर आती है ना कॉलेज से, छोटा सा सीन था किचन में, और वो देखिए खोल खोल के हर चीज टेस्ट करी, ट्राई करी, भूख लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें. इट वाज सो रिलेटेबल, एंड दैट वाज समथिंग आई फेल्ट दैट शी जस्ट टुक ओवर the kitchen and the camera at that time, and she made it happen without being it all about her, because Usman was also there in the picture. फिर वो आगे आती है, जैसे ही वो जाते हैं ना मेहमान, तो आके दोनों के दोनों बहन भाई खाना चेक कर रहे होते हैं, अच्छा ये खाएं, ये करें, क्या है, भूख लग रही है, वो पूरा डोंगा उठा के ले गए. आई लाइक द फील ऑफ द परफॉर्मेंसेस देयर. थोड़ा सा पीटीवी स्टाइल के जो ड्रामे होते थे ना, उस तरह की आपको फील आ रही है. सो नाउ आई विल स्टार्ट व्हाट आई थिंक मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था देखने का. एंड जब मैं सोच रही हूँ अब तुमसे बात करते हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मीसम हैज़ चोजन टू गो अलॉन्ग विद व्हाट द स्क्रिप्ट हैज़ आस्क्ड हिम टू डू, टू keep the sanctity, or keep the original Umaira Ahmed feel and script intact. This is what I feel, because there are certain things which I watch. कुछ scenes ऐसे थे जो मैं क्वेश्चन करी थी कि ये मुझे इन सीन्स की नहीं समझ आ रही. आई विल स्टार्ट विद द सीन जो शॉप में बाप लेके जाता है बेटी को. तो वो सीन क्या था, वो बहुत सीन जो था वीक था. उसमें कोई बिलीवेबिलिटी आपको नहीं फील हो रही थी, एंड आपको नहीं समझ आ रहा था कि आपकी बेटी अच्छी भली लग रही है तो वो इस तरह क्यों एक्ट कर रही है. आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच दैट सीन एंड एक्सेप्टेड कि ये रिलेशनशिप है. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मेरे लिए जो पूरा बाप बेटी का रिलेशनशिप है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. जो वो एक रिलेशनशिप में दिखा रहे थे, बाप लव्स हर एंड इज़ सो क्लोज टू हर एंड कैन डू एनीथिंग फॉर हर, वो मैसेज मेरे ऊपर नहीं आ सका बिकॉज ऑफ दिस वीक एग्जीक्यूशन. देन अगेन एंड द डायलॉग्स, और फिर दूसरी चीज़ ये, जब वो सहेलियाँ आती हैं बार बार शादी पे भी, वो डायलॉग्स भी अजीब थे. मुझे आई कुडंट मेक सेंस ऑफ देम. दैट वो कह रही है कि क्या, वो कहती है कि चुड़ैलें आ गई हैं. एक तो मुझे समझ नहीं है कि छोटी बहन का बड़ी बहन की दोस्तों से नोकझोंक क्यों है. उसका कुछ
उसका वो मुझे पर्सपेक्टिव में नहीं बैठ रहा था। मुझे तो लगा अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, या तो आप कुछ दिखाते जिसकी वजह से आलिया का ज़ेबा की दोस्तों के साथ कुछ मसला था या क्या था, कुडन्ट मेक सेंस ऑफ इट। एंड वो डायलॉग सुनना आज के ज़माने में मसला था, मेरे लिए बहुत मसला था। और मुझे लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, ये नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। एंड व्हेन आई लुक बैक फ्यू सीन्स आई फील कि वो मेरी बायस या मेरे मसले इसलिए भी आ रहे थे बिकॉज़ ऑफ द कास्टिंग। आई अंडरस्टैंड कि ज़ेबा के कैरेक्टर को आगे जाके बहुत मैच्योर और बहुत डेप्थ दिखानी है, लेकिन इस वक़्त जो ज़ेबा का कैरेक्टर है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। व्हाट वी आर सपोज्ड टू एक्सेप्ट अ यंग गर्ल, वो मुझे नहीं लग रहा है। आई फ़ील या तो एफ़र्ट करनी चाहिए थी कि वो वाक़ई इस तरह हमें लगता कैरेक्टर कि वो वाक़ई इतना यंग है, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। स्पेशली जहाँ मंगनी पे वो जाती हैं, वो शादी के इवेंट पे जाती हैं अपनी दोस्त के, वहाँ तो आई डिडंट थिंक दैट दिस वाज़ अ कॉलेज गोइंग गर्ल दैट आई एम वाचिंग। तो वो मुझे मुझे वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुई एज़ अ व्यूअर। एंड आई while I understand, as I said, कि you need the depth and maturity of Sanam Saeed in the later episodes, maybe a different actress should have done ये few episodes जिधर वो उनका कॉलेज का वर्जन दिखाया कि वो कॉलेज जा रही हैं, उनकी शादी हो रही है, और फिर बाद में सनम सईद आ जाती, क्योंकि वो बैठ नहीं रहा है मेरे लिए। या आई एग्री विथ यू। आई जस्ट फील दैट यहाँ ना डायरेक्टर को एक कॉल लेनी होती है, क्योंकि हम पहले भी ड्रामों में देख चुके हैं और अभी हमने इसमें पामान में भी देखा था और पहले मैं भी हयात वाले जो था उसमें भी, उसमें तो खैर उनकी शक्ल चेंज हुई थी। सो माय क्वेश्चन इज दैट डू यू, बिकॉज ये चैप्टर 1 है, ठीक है, दिस इज, इट सेज इन द पास्ट इन द ड्रामा इन द बिगिनिंग एंड इट सेज चैप्टर 1, व्हिच टू मी मींस कि जब चैप्टर 2 आएगा तो फिर वो जर्नी आगे होगी, शी विल बी ओल्डर। अब उसमें काफी एपिसोड्स होंगे एंड दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क कि वो किसी और एक्टर को लें, सनम सईद को नहीं लें, या तो फिर दो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। फिर सिंपल बात आ जाती है चैनल के बजट की, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम दो लीड एक्टर्स को लें जो परफॉर्म कर रहे हैं? और अगर आप नहीं करें तो चलो एक या दो एपिसोड में आपने या कहानी आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप झलक में दिखा रहे हैं कि द यंगर ज़ेबा वाज लाइक दिस। सो I'm not sure how they handle it, but I understand exactly what you're saying, and we've been seeing it now. So the next leap for Pakistani dramas is, because still today they have not done that ever, कि वो फ्लैशबैक में तो दिखा देते हैं यंगर पर्सन, लेकिन कि वो कहानी के बीच में जो है ना एक्टर को चेंज करें, I haven't seen that happening. Will they take that leap of faith or not? नहीं, बट शादी कहानी के बीच में थोड़ी, ये तो कहानी के शुरू में है, वो दिखा रहे हैं उनके कॉलेज के ज़माना, ठीक है, ज़ेबा के कॉलेज का टाइम। लेकिन ये शुरू काफी लंबा चलेगा अभी। कहाँ से चलेगा, उसकी शादी हो गई ना बस। नहीं तो वो है तो फिर भी यंग। ओके, मे बी यू आर राइट, बट समथिंग नीडेड टू बी डन, समथिंग नीडेड टू बी डन। तो फिर मैं वही कहती हूँ ना कि सिचुएशन निकाल दें, आप उनको दिखा दें, उन्होंने एमए किया हुआ है, वो घर पे बैठी हुई है, शी इज़ जस्ट डूइंग अ कोर्स, वो टीचिंग का कोर्स कर रही है, कुछ भी कर रही है, एंड द फादर वांट्स हर टू बी हैव सम वर्क एक्सपीरियंस समथिंग। अगर एमए का कर दें तो फिर वो ये बेवकूफियां नहीं करती जो उसने की, कि रुमाल ले लिया एंड देन शी फेल इन लव ओवरनाइट आफ्टर सीइंग दैट पर्सन। और फिर वो तो खैर अभी भी एक यंग लड़की के लिए थोड़ा अनबिलीवेबल है, हमने सोच लिया कि पुराने जमाने का है, लेकिन फिर अगेन जमाना 70s या अर्ली 80s का होना चाहिए था। 90s में लड़कियां थोड़ा सा सोच के आई थिंक फॉल इन लव भी, चलो कर भी दिया, मैंने कहा हो भी गया, लेकिन वो फिर एमए पास पे नहीं हो सकता। देखो, मैं सेकंड बात यही आने वाली थी कि फिर आपने जो एरा दिखाया 70 मतलब 90s की लड़की, मुझे नहीं लगता कि इतनी इतनी नाइव थी या इतनी ओवर प्रोटेक्टेड थी कि वो इस तरह की हरकतें करे। रुमाल वाली बात मुझे समझ आती है, वो तो मुझे लगता है आज भी कोई किसी को लेटर दे और आपको थोड़ा-सा अच्छा लगे तो आप उस पे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा, यू विल बी क्रशिंग ऑन दैट। आई अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट, वो मुझे उससे इश्यू नहीं है, वो मुझे क्यूट भी लगा, इंटरेस्ट भी लगा। मुझे इश्यू ये है कि उसने तस्वीर देखे बगैर, उसे कंफर्म किए बगैर, बिल्कुल ही, मतलब मैं बेवकूफ़ का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, बट हाउ कैन यू नॉट आस्क टू सी अ पिक्चर, हाउ कैन यू जस्ट थिंक कि ओह ये तो वही लड़का है, ये वही सिंगर है जो मुझे मिला था। इट वाज़ जस्ट टू मच। आई कैन थिंक अबाउट दिस, आई कैन एक्सेप्ट इट अगर ये आज से 40 साल पहले का ड्रामा होता, या आज से 40 साल पहले की कोई हमें टाइम दिखाता। 90s कैन नॉट बी दिस वे यार। तो मुझे उस पे भी बहुत थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट हुआ था एज अ व्यूअर कि यार तुमने फिर कोई और सॉलिड रीज़न दिखाते, कोई और वो चीज़ करते कि वो, मतलब उसने एक दफ़ा भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया, उसने कैसे अज़्यूम कर लिया? और उसको नाम कहाँ से पता था? नाम तो उसको किसी से भी पूछ सकता था, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जो उन्होंने ये लॉजिक लगाई कि अच्छा इसीलिए उसको मेरा नाम पहले से पता था। तो बहुत मुझे ये लगा कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। हाँ, ऑल्दो उन्होंने वो जो इवेंट था उसमें कहा था कि जामी है, इसकी बड़ी बहन इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं,
although there was a connection there, but more than the fact कि उसने पूछा नहीं, अगर उसने सोच भी लिया, 90s में एक दफा तो लड़का घर पे आता है, आप उसकी शक्ल देखती हैं, वो आपकी शक्ल देखता है, मतलब बाप जो इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपनी बेटी के बारे में, ठीक है आपको रुमाल मिल गया, आप एटलीस्ट लड़के से मिले तो बात तो करें, वो करता क्या, बिकॉज अब जो प्रोमोस में हमने देखा, अब जो निकलेगी उसकी कहानी, इट बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो कुछ ना कुछ तो आप एक्सप्लोर करते, आपकी पहली शादी है घर में बेटी की, आपने हर चीज जो है वो निकाल दी, तो अगेन ये कुछ बहुत ही ज्यादा, या तो फिर बाप की इतनी दोस्ती नहीं दिखाते बेटी के साथ कि वो उसको आगे पढ़ना चाह रही है, बिकॉज देन बाप शुड हैव बीन वेरी वेरी फॉरबिडिंग, व्हिच ही वाजंट, एकदम से वो पलट गए। अच्छा, और इतनी जल्दी कौन रुमाल लेके उसके ऊपर लिखेगा, वो भी थोड़ा था, बट देन यू सी आई एम सेइंग ओके आई विल एक्सेप्ट दैट बिकॉज आप एक रोमांस का, दैट्स क्रिएटिव लाइसेंस। yes I will give you the creative license, but the other things were highly questionable and you know. झुमका, मुझे तो ये था कि अम्मा ने कहा है झुमके नहीं गिराना, झुमका गिर गया उसके हाथ में, वो पूरा गाना गा रहा है झुमका दिखा दिखा के, तो वो जरा फनी लग रहा था, लेकिन आपने पूछा ही नहीं, आगे जाके कभी टकराव हो गया तो आपने कहा मेरा झुमका तो दे दो, फिर उसने नहीं दिया, फिर से मांगा तो फिर दिया। आई वुड हैव बीन रियली वरीड अगर वो झुमका गिर जाता और मिलता नहीं मुझे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा लग रहा है कि दोस्तों ने नोटिस कैसे नहीं किया। हाउ कुड द फ्रेंड्स नॉट नोटिस कि इसका झुमका था, वो इतनी देर से उसके साथ थी यू नो। तो और वो फिर खैर फिर अच्छा ये किया कि उन्होंने दिखाया कि वो दूसरा झुमका उतार के फौरन बैग के अंदर रख लेती है एंड एवरीथिंग। तो आगे जाके शायद हम अगली एपिसोड्स में देखें। आई डू फील कफील में जो डायनामिक्स दिखाएंगे हस्बैंड वाइफ की, शायद वो बहुत रिलेटेबल हो, जैसे पामाल की चीज़ बहुत रिलेटेबल निकल आई डिस्पाइट रज़ा बीइंग द बिगेस्ट रेड फ्लैग आई फील यू नो। तो वही चीज़ें शायद हमें कफील में भी नज़र आए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट दीज 2 एपिसोड्स I feel had so much missing and they could have done so much more अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें हम एडजस्ट कर लेते। I just want you to point out that the drama made an effort to show a singer singing an original song. It wasn't something कि आपने पीछे कोई background score लगा दिया या आपने pretend किया, जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर singer है तो फिर गाना गाए, तो उसने and they incorporated that in the middle, चाहे वो थोड़ा सा आई थिंक बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था। आई थिंक हसन खान needed a little more direction over here, especially because he was coming up against सनम सईद, and I'm hoping कि आगे जाके और थोड़ा बेहतर हो, लेकिन आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने गाना डाला और आपने उसको किया उस तरह, फिर वो बाद में भी इस्तेमाल हुआ, जब वो सोच रही होती है बिकॉज शी थिंक्स उसकी तरफ से रिश्ता आया है, फिर वो गाना बीच में आ जाता है एज अ बैकग्राउंड स्कोर, तो आई लाइक दैट। अच्छा यू नो आई हैव सीन हसन इन अदर ड्रामास एंड आई हैव सीन हसन्स परफॉर्मेंस एंड आई फेल्ट यहाँ पे हसन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड I would say the credit goes to Meesam for that. So making him, you know, perform this in a really good way. And I liked his look also कि वो jacket है jeans की और थोड़े बाल ऐसे, तो मुझे तो actually बड़ा अच्छा लगा था and different लगा था from his previous, you know, appearances in different dramas. I think अगर एक line आ जाती ना लिखी हुई that this is, जैसे आपने लिखा चैप्टर 1 पास्ट या कुछ इस तरह, तो फिर लिखा भी आता इन द एरा ऑफ 90s या 1993 या जो भी है, तो ये जो कॉन्वर्सेशन बहुत सी हम भी गेस करने की कोशिश करें, वो भी हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है और थोड़ा सा ऑडियंस बच जाती कंफ्यूज होने से। ओके, ठीक है जी, आई थिंक दैट्स ऑल राइट। लुकिंग फॉरवर्ड टू कफील एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। जाल तो उन्होंने अभी अच्छा बिछाया है एंड फास्ट पेस्ड स्टोरी है, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड, लिसन टू आवर रिव्यू एंड गो एंड वॉच एंड टेल अस व्हाट यू थिंक। ओके, फासले का फासला इंटरेस्टिंग जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा होता है, बट मसला ये है कि 3 एपिसोड्स आती हैं हफ्ते में, तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट ऑल्सो टू कीप अप द पेस एंड जो चीज़ मुझे इशू लग रही है ना, आई फील मुझे ड्रामे के लिए बुरा फील होता है। आप हर हफ्ते 1 एपिसोड नहीं दे रहे, आप हफ्ते में 3 एपिसोड्स दे रहे हैं। सो 3 एपिसोड्स हमने लास्ट वीक देखी, 3 एपिसोड्स आप देखी। पिछले 3 एपिसोड्स में भी वही रोना था ज़ावियार का कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया, और वो जो क्लास वाला सीन जिसमें वो फ़ोन पे वॉइस नोट पूरी क्लास को सुनाती है, वो हमने पता नहीं कितनी बार पिछले हफ्ते देखा, वो इस बार भी हमने कितनी बार देखा। तो जस्ट कीप इट डाउन, इट्स फाइन, वी गेट इट के ज़ावियार का इशू किया, वी गेट इट के मसला किया, वी गेट इट के उसकी ईगो हर्ट हुई, उसका दिल हर्ट हुआ और वो उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई है, बट उसको इतना जो ड्रैग करें, मेरे लिए ड्रामा इज़ लूजिंग इट्स इंटरेस्ट, बिकॉज हर थोड़ी देर बाद वही कॉन्वर्सेशन आती है। मुझे लगता है कि ड्रामा नीड्स टू कम टू द प्रेजेंट एंड रियलाइज कि नाउ they are against each other, but without mentioning this again and again. I like the scene जहाँ पे एनी जो है वो बैठी हुई है पार्क में और वो बताती है, लेकिन एक छोटी बच्ची जो ऑर्फन है उससे वो अपने दिल की पूरी बात कह देती है
येस इन रेट्रोस्पेक्ट और आप इन पोइटिक वे आप बोलेंगे कि उस, या अगर आप ड्रामे को डीप सोचेंगे तो, कि उसके पास कोई नहीं है जिससे वो जिक्र कर सके, तो वो उस बच्ची से अपने दिल की बात कर रही है। इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, इट्स नॉट कनेक्टिंग। तो कभी कभी ना हम क्रिएटिव होने में और पोइटिक होने में या एक बड़ी डेप्थ लाने में कुछ चीज़ें कर देते हैं जिसके कोई सर पैर नहीं बन रहा होता है। तो जाके एक अनजानी लड़की बच्ची से वो ये बातें कर रही है, मुझे मुझे नहीं समझ आई। ज़ावियर बहुत गुस्से में है, ही इज़ नॉट विलिंग टू फॉरगिव एनी एट ऑल। उसने एनी को जॉब से निकाल दिया है। एनी कह रही है मैं तो नहीं करूँगी, तुम समझते क्या अपने आप को। फिर वो शिबी की पूरी जो है खावर के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, खावर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो जो मुझे ट्रैक एनी और ज़ावियर का है वो अच्छा लगता है, लेकिन एवरीथिंग एल्स अराउंड इट इज़ अ टिपिकल लॉन्ग सीरीज़ ड्रामा, जो ऑल्दो आप सिर्फ 3 एपिसोड दे रहे हैं, लेकिन जो रोज़ आता है ना ड्रामा, वही वाली फ़ील है कि वही उसी किस्म की स्कीमिंग हो रही है। खावर उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग कि किसी तरीके से मैं उसके घर वालों को कन्विंस कर लूँ कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, और उससे शादी कर लूँ। लेकिन ज़ावियर को पता चल चुका है और ज़ावियर ये होने नहीं देगा, क्योंकि वो उसको कह के गया कि तुम्हें तो मैं इसकी अपनी बहन की ज़िंदगी से निकाल के जाऊँगा। फिर Xavier is very angry at his father for marrying again, and Xavier acts like a small child, like I just feel that Xavier needs to grow a little bit, thoda sa na. And I really like Ali's performance. I think Ali Ansari is doing a really good job. There's more maturity, there's more depth in his performance, in the delivery of his dialogue. I really enjoy watching him as Xavier, but कहीं कहीं ये जो बिल्कुल वो हत्थे से उखड़ के बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं ना अब्बा के साथ, वो मुझे नहीं समझ आती कि थोड़ा सा तो सोचो यार, तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली ठीक है, लेकिन तुम पहले पूरी बात समझ लो। तुम्हारा बाप पूरी ज़िंदगी तो नहीं अकेले रह सकता था, तो क्या उसका अफेयर चल रहा था, क्या था, क्या हुआ था जो तुम उसको इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारी माँ की डेथ के बाद ही उसने शादी की ना, जितना मुझे समझ आया। इफ़ आई मिस समथिंग तो आई डोंट नो। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करती हैं। आई feel that drama is giving me interesting things, but there's just too much repetition of that scene. There are just too many schemes that are going on, and we can just focus on Xavier and Annie and take the drama forward within them. जैसे मुझे वो सीन अच्छा लगा कि वो मीटिंग कर रही होती है, इधर Xavier खावर से मिलने आता है और उसके बाद वो उसको देखता है, तो फिर आके वो उस मीटिंग में इंटरफेयर करता है। फिर उसकी बाहर गाड़ी ख़राब हो जाती है, फिर उसको घर छोड़ने जाता है। तो वो इस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, मज़े के लगते हैं, उनको देख के मज़ा भी आ रहा होता है। तो बस मैं फासले देख रही हूँ। आई विल डिसाइड इन अबाउट 2 वीक्स दैट शुड वी कंटिन्यू और नॉट। आई विल गिव द ड्रामा अ चांस, बट इफ़ इट कंटिन्यूज़ द सेम वे, तो शायद मुझे लगता है इतना कुछ नहीं हो जिस पे हम रिव्यू कर सकें। Thank you for the crash course on Fastly. ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी, वरना फिर हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं अपने ऑडियंसेस को। हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं अपने ऑडियंस को। ठीक है जी, आप सब अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. खुदा हाफ़िज़।